हाँ, ट्रांजिस्टर शाम हो जाओ, मुश्किल टॉपिक है, रटना पड़ेगा चीजों को और रट लेंगे। लेकिन जुगाड़ मेकर वाली है इसमें, डायोड में जो जुगाड़ बनी थी कि एक तरफ जाने दे रहा था, एक तरफ नहीं जाने दे रहा था, ठीक है, उससे भी बड़ी जुगाड़ इसमें है। और इसमें हमने क्या किया, दो पीएन जंक्शन को चिपका दिया, एक पीएन ऐसा और एक पीएन ऐसा। अब देखिए, हम ये तो जानते हैं कि अगर ये इस तरह का फिगर तो ये पास करेगा करंट को, जाने देगा, और ये 6 वोल्ट 3 एम्पीयर करंट आएगा, ये फिगर है। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो करंट 0 एम्पीयर आता और ये ओपन सर्किट की तरह काम करता, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैंने एक ये और एक ऐसा लगा दिया तो क्या होगा, क्योंकि आप कैसे भी बैटरी लगाओ ये ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब अगर मैंने P, N और P इनको ऐसे इधर लगा दिया तो गारंटी करंट तो नहीं लगेगा, क्योंकि PN और NP या ये रिवर्स है या ये रिवर्स है, दो में से एक में एक रिवर्स बायस्ड होगा और उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा, करंट बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे कनेक्शन करने का सेंस नहीं। अब फिर भी ये जुगाड़ की तरह काम करेगा तो ऐसे जुगाड़ नहीं काम करेगा। ये जुगाड़ की तरह काम करता है अगर हम ऐसे कनेक्शन करें, तीनों पॉइंट को यूज करते हैं, मतलब P, N, P तीनों को यूज करेंगे तब जुगाड़ बनेगा। देखिए बताते हैं जुगाड़। तो देखिएगा, उसके पहले इसमें ये समझिएगा कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये जो है ये, इसे हम इमीटर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं, इसे कलेक्टर कहते हैं। ये बेस थिन और लाइटली डोप्ड, थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। ये थिक होता है और हैवीली डोप्ड, और ये थिक एंड मॉडरेटली डोप्ड। ये बहुत बड़ा अंतर है। दरअसल यहां समझिए कि हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हमारे हाथ में, हमें कितने रखने हैं। चार्ज कैरियर बढ़ाने हैं मेजॉरिटी वाले तो डोपिंग बढ़ा दो, घटाने हैं तो डोपिंग घटा दो। तो एक इमीटर, नाम ही समझ में आ रहा है, इमीटर ये मेन सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स है डिफ्यूजन के लिए, ठीक है। और बेस हमारा सिर्फ कनेक्शन का काम कर रहा है और सी हमारा कलेक्शन का, ये कनेक्शन का, ये कलेक्शन का, ठीक। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इसको कनेक्ट ऐसे किया कि इसमें से एक पार्ट को फॉरवर्ड बायस करेंगे, दूसरे को रिवर्स बायस करेंगे। हम इसमें क्या करते हैं, बेस इमीटर को फॉरवर्ड बायस करते हैं और कनेक्टर बेस को, ठीक, रिवर्स बायस करते हैं। मतलब बेस इमीटर जंक्शन जो भी, ये एक पीएन डायोड है, एक वो पीएन डायोड है, एक को हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, दूसरे को हम रिवर्स बायस करेंगे, ठीक। और ऐसे में जुगाड़ बन जाएगी। जब समझते हैं जुगाड़ आखिरकार है क्या, तो ट्रांजिस्टर का मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ये इससे मिलकर बना है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। और ये ट्रांजिस्टर किस तरह जुगाड़ का काम करेगा जरा देखिए। PNP, इसको फॉरवर्ड करना है तो इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, इसको रिवर्स करना है तो इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दो। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब इस कनेक्शन का बेनिफिट क्या है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस लो, इस वाले पार्ट का रेजिस्टेंस हाई। ये समझ गए ना, P को पॉजिटिव से, यहां P को नेगेटिव से। तो ये फॉरवर्ड है, ये रिवर्स बायस्ड है, तो इसका रेजिस्टेंस काफी है, इसका रेजिस्टेंस काफी लो। और रेजिस्टेंस हाई है तो कायदे से इसमें करंट जीरो जाएगा, इसमें करंट मैक्सिमम जाएगा, समझ गए। लेकिन ये होगा नहीं कि उसमें करंट जीरो जाए। जरा देखिए, इसका रेजिस्टेंस लो है,
तो यहां से बड़ा करंट यहां से पास होगा, तो बड़ा करंट यहां से यहां गया और यहां से लौट के वो करंट आना चाहिए, समझ गए? लेकिन ये डिफ्यूजन करंट Pn से जाता, ये यहां जाता और लौट के वापस आता। फील करिए, ये डिफ्यूजन को सपोर्ट करेगा, ये वाला पार्ट मेजॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करेगा, ये माइनॉरिटी कैरियर को सपोर्ट करेगा, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर कम, इसीलिए इसका रेजिस्टेंस हाई। अब जरा समझिए कि यहां से आए ढेर सारी मेजॉरिटी, ठीक है, यहां से होल्स आए, होल्स इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होते, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता, आया समझ? तो जैसे होल यहां आए, यहां इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होते, ठीक, तो ये करंट ऐसा वाला बनता। ये करिए, अकेला Pn फॉरवर्ड बायसिंग में करंट कैसा फ्लो करता है, तो यहां से मेजॉरिटी डिफ्यूज होते हैं और होल इलेक्ट्रॉन के पेयर कंबाइन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाता है। ये फिर है, यहां से होल्स अंदर है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को खत्म किया तो ये पार्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो बैटरी एक इलेक्ट्रॉन यहां से भेज गई, या मान लो वो होल घूम करके वापस। तो होता क्या है, होल यहां से आया, यहां के इलेक्ट्रॉन से चिपका, दोनों ने एक दूसरे को निपटा दिया और ये वाला पार्ट हो गया इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो गया। तो बैटरी एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजी, ध्यान दीजिए पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब वो डिप्लीशन लेयर बनाने की कोशिश करता, लेकिन इस बैटरी एक इलेक्ट्रॉन को भेज के उस लेयर को फिल कर दी। तो दरअसल जब जब यहां कंबाइन हुआ होगा तब तब बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन भेजा होगा न्यूट्रलिटी बनाने के लिए। कुछ याद है, मैंने कहा था कि जब P से N में डिफ्यूज होते हैं तो इधर पॉजिटिव जमा हो जाते हैं, इधर नेगेटिव, और जिन भी पॉजिटिव जमा होगा एक बैटरी लगी है और उसका इलेक्ट्रॉन भेज के उसको जमा नहीं होने देगा, तो डिप्लीशन लेयर फॉर्म नहीं होने देगा, समझिए? तो ये यहां जाता, बॉन्ड बनाता, पॉजिटिव चार्ज बनता, ये एक इलेक्ट्रॉन भेजता, खत्म हो जाता, लेकिन बॉन्ड बनता अगर मौका मिलता। हमने इसको काफी थिन रखा है, इस वाले पार्ट को हमने थिन रखा है काफी, चूंकि ये वाला पार्ट थिन है और लाइटली डोप्ड है, एक तो जगह काफी कम है और ऊपर से इसमें इलेक्ट्रॉन्स काफी कम है एज कंपेयर टू जितने होल्स थे। तो अगर 1000 होल्स आए तो मुश्किल से 100-125 कंबाइन हो पाए और रिमेनिंग 900 मजबूरी। ध्यान दीजिए, यहां से आए ये वीकली कंडक्टिंग है, हाईली कंडक्टिंग, तो यहां से ढेर सारे चार्ज कैरियर आए होल्स और वो चार्ज कैरियर यहां कंबाइन होते, अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाते और जगह मिल जाती। लेकिन क्या है, हमने इसको थिन रखा है और लाइटली डोप्ड रखा है, तो ये होल्स इनके साथ बहुत ही कम कंबाइन करता है, जितने कंबाइन कर दिए उसके करस्पॉन्डिंग करंट यहां आ गया। लेकिन जो बचे हुए हैं, ध्यान दीजिए, जो बचे हुए हैं उनको ये खींच लेगा अपनी तरफ। ये समझ में आया कैसे? बचे हुए हैं वो इस सर्किट के लिए मेजॉरिटी, लेकिन इस सर्किट के लिए वही माइनॉरिटी। ये सर्किट कैसे भेजना चाह रहा है? देखिए, अगर ये फॉरवर्ड बायस होता तो ऐसे जाता, चूंकि रिवर्स बायस है तो ये ऐसे होल्स भेजना चाह रहा है, और जरा समझिए वहां से होल्स आ कैसे, वो भी तो ऐसे ही आ रहा है। ये हमारी सोची समझी साजिश हो गई है। हमने क्या किया, बिल्कुल सोच समझ के कि ये यहां से ढेर सारे होल है, ये सर्किट बिल्कुल खुश रहे कि मैं फॉरवर्ड बायस को बहुत बड़ा करंट भेजूंगा, इसने बहुत बड़ा करंट भेजा, लेकिन चूंकि इसने मदद नहीं की तो वो करंट आया तो बहुत बड़ा, वो यहां से नहीं निकला, वो करंट यहां से निकल गया और यहां निकलने में ये रिवर्स बायसिंग मदद कर रहा है। तो जरा सोचिए, रिवर्स बायस होने के बावजूद भी करंट फॉरवर्ड जैसा है, समझ गए? मतलब उसकी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ने इधर आके इसके माइनॉरिटी में बन गए और उन्होंने माइनॉरिटी का परसेंटेज बढ़ा। ये फील आया? तो मतलब ये सब हमारे इंटेंशनल किया हुआ है जो हम करना चाह रहे हैं। अब देखिए बेनिफिट हुआ यहां पे, अगर मैं मानूं ये बेस से निकला, ये कलेक्टर से निकला, ये इमीटर से, तो पहले तो किरचॉफ्स लॉ ये कह रहा है कि IV प्लस IC, और मैं कह रहा हूं अगर ये 100% है तो ये 1 से 5% है,
और ये 95 से 99%। ये चल रहा है। हमने पॉसिबिलिटी बहुत कम रखी है यहां कम आएगी, लेकिन अब जरा देखिएगा, अगर यहां पे हम रेजिस्टेंस निकालते तो यहां पे वोल्टेज कितना, वोल्टेज का चेंज कितना आता, यहां पे वोल्टेज जो आता IE इंटू आर, वोल्टेज इनपुट मतलब इस जगह का या, और आउटपुट का वोल्टेज कितना आता IC इंटू आर आउटपुट। ये दोनों रफली सेम है, ये 100% है, 95% है, लेकिन ये रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस है, और रिवर्स बायस का है तो ये रेजिस्टेंस काफी हाई है। और अब जरा वोल्टेज को देखिए, करंट में उतना चेंज नहीं हुआ लेकिन वोल्टेज कई गुना बढ़ गया। जैसे मान लीजिए ये होता 100, ये होता मान लो 10 पे 5, ये है 1 एम्पियर मिली एम्पियर, और ये होगा 0.9 मिली एम्पियर। तो यहां से इनको मल्टीप्लाई करिए और इनको मल्टीप्लाई करिए तो वोल्टेज कई गुना बढ़ा मिल गया। समझिए, यही कॉन्सेप्ट है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। तो दरअसल हमने इसको एक एम्पलीफायर की तरह यूज किया। ध्यान दीजिए, ये मत सोचिएगा कि हमने एनर्जी गेन की, ये एनर्जी इन बैटरी से ही आ रही है। हमने बस वोल्टेज बढ़ा दिया है कि यहां पे जो चेंज होता उसका कई गुना चेंज यहां रिफ्लेक्ट होता। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम चीजें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो करंट डबल होता है तो वोल्टेज ज्यादा हो जाता है। पावर समझते, हम करंट डबल करते हैं तो वोल्टेज आता है, या रेजिस्टेंस से मान लो रेजिस्टेंस डबल किया करंट आता हो, तो वोल्टेज में चेंज नहीं मिल पाता। लेकिन यहां दरअसल क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन करंट। हमने रेजिस्टेंस कई गुना बढ़ा दिया और करंट में चेंज हुआ। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वो सब जुगाड़, एक तो ये है हमने इसको तीनों लाइटली डोप रखा है और दूसरे को रिवर्स रखा है, सो दैट वो जो यहां से जा रहे थे, यहां से जो सीधे गए थे, एक तो ये थिन है तो यहां से निकलने के चांस कम हो गए, ऊपर से उसने अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, तो ये भी वॉल्व की तरह ही है, ये समझ गए। लेकिन ये वॉल्व थोड़ा अलग सा है, ट्रायोड टाइप का है, वो डायोड था, ये ट्रायोड है। डायोड कैसा था कि या तो जा रहा है या नहीं जा रहा, इसमें ये पार्शियलिटी कर रहा है। हम यहां से भेज रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए फेवरेबल है, उधर काफी ज्यादा जा रहा है और यहां बहुत कम जा रहा है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस, बशर्ते हम इसको एक्टिव स्टेट में यूज करें। ये एक्टिव स्टेट, एक को फॉरवर्ड एक को रिवर्स, क्योंकि अगर आप इसको रिवर्स बायस नहीं करोगे तो फिर ये करंट, तो फिर ये काम नहीं करेगा, तो फिर आप फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 99% आएगा, ये सब नहीं होगा। या आपने इसको थिन नहीं रखा तो भी नहीं होगा, आपको इसको थिन तो रखना ही रखना है, इसको रिवर्स बायस किया तब जाके ये मदद करता है। ठीक है, तो समझ में आया है, इतना याद रखना है कि हमें हमेशा इमीटर बेस को फॉरवर्ड रखना है और इसको, ठीक, नहीं तो ट्रांजिस्टर हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो क्या दिमाग मतलब इतना समझो, यहां डिप्लीशन रीजन नहीं है, इस हिस्से में कोई डिप्लीशन रीजन नहीं है, इस हिस्से में डिप्लीशन रीजन है, और डिप्लीशन रीजन इस वाले फ्लो को रोक रहा है। P से N को जाने में ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोकेगा, लेकिन ये इसको सपोर्ट करेगा, वो इसके पास नहीं था जिसको ये सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी काफी लो, कंडक्टिविटी सॉरी करेगा। समझ गए? इस हिस्से में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस फ्लो को रोक रहा है, इस फ्लो को सपोर्ट कर रहा, लेकिन ये वाले इसके पास थे नहीं। लेकिन अब आगे तो रेजिस्टेंस अभी भी आई। रेजिस्टेंस क्यों आई है? क्योंकि सीरीज में एक हिस्सा ऐसा है जिसके पास कंडक्शन है ही नहीं, स्टिल हमारा करंट फ्लो है। तो ओवरऑल हमने रख लिया, एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है, और रिवर्स का इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और इसका रेजिस्टेंस लो होता है। अब देखिएगा इसका सिंबल, दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पीएनपी और ऑब्वियसली एनपीएन। कैसे भी सैंडविच कर सकते हैं, एक को फॉरवर्ड करना है तो देखिएगा ये सिंबल ऐसे, ये इमीटर, और अगर
पी एन पी है, तो पी से एन, ये अगर इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, इमीटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड है और पी एन है, तो कन्वेंशनल करंट पी से एन जा रहा होगा। और एनपीएन, एनपीएन ये इमीटर बेस कलेक्टर, तो ये एन है, ये पी है और ये फॉरवर्ड है, तो पी से एन गया होगा, तो इसमें कहां गया होगा? और अंडरस्टूड है, बाकी दो बनाना चाहो तो बना लो ऐसे, ये आई ई आई बी आई सी, आई ई आई बी अंदर आई सी, ये आता है एक नंबर में बना, तो रखना आप इसको, समझ लो कि पी एन पी ऐसे एक मिनट इस तरह फील करिए तो अपने आप समझ आ रहा है। ये वाला फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है तो पी से एन करंट जाएगा, मतलब पी से एन मतलब सर ये, तो पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहां से इधर आता, यहां से इधर, और एनपीएन को पॉजिटिव बनाते एनपीएन, तो अब हम इसको करते हैं तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो करंट कैसा जाता है? ऐसा, ये बैटरी को ऐसे ड्राइव करेगी करंट, समझ गए? तो इससे ऐसे ऐसे याद रहेगा कि फोटो कौन सा। तो स्कूल में इसका डायग्राम और यही है, जैसा रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, डायोड का सिंबल ये है, ट्रांजिस्टर का सिंबल ये है, ठीक है? एक कोडा बनाइए, इसके अंदर ये ऐसा फिगर बनाइए, ठीक है? EBC, ठीक। दरअसल क्या होता है कि आप मैक्सिमम जगह जब फिगर में देखोगे तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन अंडरस्टूड है, जिसपे एरो बना है वो एमीटर है, बीच वाला पक्का बेस है, दूसरा कलेक्टर है, तो जिसपे एरो बना है वो एमीटर है, और अगर बाहर की तरफ एरो बना है तो ये एनपीएन है, और अंदर की तरफ एरो है तो पीएन। ये आया समझ में कि ये पहचानना कि पहचानते कैसे, ठीक? तो जैसे मान लीजिए ऐसा है सिंबल, ये कौन सा नीचे, और ये एमीटर, जिसपे एरो बना है वो एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, और एमीटर से अंदर आ रहा है तो ये पी एन पी, समझ गए? ये हम सीख गए पहली चीज। और जब भी कंफ्यूजन हो फिगर बना के देख लेना नीचे वाला है, तो समझ में आता है। और असली में देखने में ये ऐसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है और 3 टांग होती है, असली में ये देखने में ऐसा होता है। अब बात ये होगी कि असली में ही आ जाता तो हम कैसे कनेक्ट करें, कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, क्योंकि सर्कल में 3 है, बीच वाला कौन सा पता ही नहीं चलेगा, सर्कल परम्यूटेशन है कि बीच वाला कौन सा है, समझ गए ना? तो पहला काम तो होगा इन तीनों में बेस ढूंढना। बेस ढूंढना बड़ी जुगाड़ की चीज है। देखिए हम क्या करते हैं, ये जो 3 टांगे हैं, तो हमने क्या लिया कि इसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे या इसमें से करंट मेजर करेंगे, जो भी समझो, तो हम मल्टीमीटर एक बार इन दो पे कनेक्ट करेंगे। मान लीजिए करंट नहीं आया, उल्टा कनेक्ट किया, करंट अब भी नहीं आया, तो गारंटीड ये इमीटर और कलेक्टर हो गए। सोचिए, क्योंकि आप इधर कनेक्ट करो या सीधे या उल्टा कनेक्ट करो, करंट नहीं आएगा, लेकिन इन दो में एक बार में जाएगा, एक बार में नहीं जाएगा। बेस और इमीटर आखिरकार ये पीएन है, तो एक बार तो फॉरवर्ड होगा, ऐसे ये एक बार तो फॉरवर्ड होगा। ये फील आ गया? तो हमने क्या किया, कोई तो टर्मिनल चुनो, उन पे बैटरी लगाओ, पहले ऐसे लगाओ, करंट नहीं गया, लेकिन अभी पता नहीं चला, फिर से लगाया अब भी नहीं गया, इमीटर कनेक्टर के पेयर, और एक बार में चला गया, एक बार में नहीं गया, तो हमें पता चल जाएगा। तो जो तीसरा जो बचा है वो भी इसे। अब मुद्दा ये उठा कि इमीटर और कलेक्टर में कैसे पता चले कि कौन सा है, तो बड़ा आसान है, लिखा होता है, एक पे लिखा होता है इमीटर, बेस ढूंढ लेते हैं। हाँ, मतलब दो पे कभी लिखा होता है, कभी उसकी टांग ज्यादा लंबी कर देते हैं।
इमीटर की टांग सबसे ज्यादा लंबी कर देते हैं, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं। ऐसा हमेशा क्या होता है, 3 बराबर ही टांगे आती है। यहाँ पर क्या करते हैं कि एक पैर लंबा कर देते हैं, उसका तो समझ में आ जाता है लंबा पैर वाला इमीटर है। ऐसे एलईडी में भी ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। एलईडी भी आखिरकार एक डायोड है, उल्टा लगाओगे तो काम नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं इसको, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव से जोड़ोगे तभी काम करेगा। अब इतनी सी जगह प्लस माइनस लिखने की जगह होती है तो तार बड़ा कर देते। समझ गया ना? तो इसमें जनरली क्या करते हैं कि इधर लिख देते हैं ई, एक जगह। इतनी जगह नहीं होती कि तीनों लिख पाए, बहुत छोटा होता है, लेकिन एक लिख सकते हैं। तो एक लिख देते हैं, बेस पता चल जाता है। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इसकी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये नहीं बनने वाला है, कंडक्टिविटी ऐसे नहीं बनी। पोटेंशियल रोटेशन का रोल आएगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा कनेक्शन पर, ठीक है। और अब अच्छे से समझिएगा जो मैं यूज कर रहा हूं। पहला यूज कर रहा हूं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। हालांकि ये वाला सिलेबस में नहीं है, कॉमन इमीटर सिलेबस में, लेकिन ये बनाना आसान होगा। तो मैं शुरुआत इससे कर रहा हूं। कॉमन बेस देखिएगा, 3 टांगे, 2 बैटरी लगानी है, तो 4 टर्मिनल चाहिए। एक ना एक तो कॉमन रखेंगे, तो 3 पॉसिबिलिटी, या तो कॉमन बेस होगा, या कॉमन कलेक्टर होगा, या कॉमन इमीटर होगा, ठीक है। तो पहला हमने बात की कॉमन बेस। तो कॉमन बेस, क्योंकि ये फिगर सीधे सीधे समझ में आ जाता है कैसा, बेहतर है मैं इसको चिन्ह रखूं। ये ठीक है, ये इसको कॉमन रखा, कॉमन मतलब ग्राउंड कर दो, और ये ठीक है। अब मुझे इसको फॉरवर्ड करना है, इसको रिवर्स करना है, तो मैं नाम क्या दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस बैटरी, और इसमें कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, इस बैटरी को नाम दे रहा हूं VEE, इसको दे रहा हूं नाम VCC। ये नाम समझ रहे हैं? और ये बैटरी साइड में लगा, अच्छे सोचो। एक मिनट, इसको नाम मैं VEB भी दे सकता, लेकिन VEB हम किसी और को नाम देने वाले। ये जो यहां पे डिफरेंस आएगा रीडिंग, जो यहां वोल्टमीटर की रीडिंग, ये VEB समझ आ जाएगा। बेस और मीटर के बीच में एक्चुअली कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, बेस और मीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको नाम हम इमीटर बेस देते हैं। और बेस और कलेक्टर के बीच में कितना डिफरेंस है, तो अगर हमने यहां वोल्टमीटर लगाया होगा तो यहां पे जो रीडिंग आई होगी, समझ गए, ये, और ये क्या है, VC। इसीलिए इसको VEE, क्योंकि इमीटर से कनेक्ट कर रखा है, और इसको कलेक्टर से कनेक्ट कर रखा है CC, बेस कॉमन। तो बचे हुए जो दो हैं उनकी नाम पर ही वैल्यू है। ये समझ रहा है? तो ये कुछ और नहीं, इससे कंफ्यूज मत होना, ये बस इस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है। और हम चाहते हैं कि बेस इमीटर, हम चाहते हैं फॉरवर्ड बायस हो, और फॉरवर्ड बायस हो तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस EB, ये तो शुड बी पॉजिटिव। और मैं बेहतर है मैं कहूं पॉजिटिव, मतलब VEB इज मोर देन VNE। फॉरवर्ड बायसिंग में भी फॉरवर्ड की तरह तब काम करता है जब D वोल्टेज से बड़ा, जब हम डिप्लीशन रीजन वाकई में खत्म करते हैं। तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो D वोल्टेज से बड़ा चाहिए, और यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो बेस इमीटर, ये क्या है, कलेक्टर इमीटर, कलेक्टर इमीटर, ये हमें रिवर्स बायस करना है, और रिवर्स बायस करना है तो समझ गए, या तो मैं इसको ऐसे बना दूं और इसको नेगेटिव लिख दूं, या मैं अगर ऐसे बना चुका हूं तो इसको पॉजिटिव लिखूं। कलेक्टर, सॉरी कलेक्टर बेस, तो इसमें VCB, ये भी हमें पॉजिटिव, कंफ्यूज मत होइएगा, उल्टा लगा। और
ऑटोमेटिकली ये भी पॉजिटिव, तो हो गया फॉरवर्ड बेस, ठीक। और यहां से जो अंदर गया वो IE है, यहां निकला IB, यहां से गया IC, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं? तो एक मिनट में आसान करने के लिए मिटाई देता हूं। और ये समझ गए, ये है VEB क्या है, ये जरूर लिख देता हूं। VEB इज इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस इमीटर बेस जंक्शन, और इमीटर बेस के अक्रॉस ड्रॉप कितना आएगा, VEE माइनस RE, और इसको मैं इन R1 ले लेता हूं, इसको ले लेता हूं R2, IER चला। और V क्या है, CE, CB, ये क्या है, ड्रॉप अक्रॉस CNB, और ये कितना बना, अब देखिएगा यहां से करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके और इसके अक्रॉस ड्रॉप चाहिए हमें, और इसके अक्रॉस ड्रॉप चाहिए, तो क्या होता, VCC माइनस IC, ठीक। और हम चाहते हैं कि ये ऐसा, ठीक। अब इसमें कंडीशन है IE इक्वल टू IB प्लस IC, और डिफरेंशिएट करें तो डेल्टा IE इज इक्वल टू डेल्टा IB प्लस डेल्टा। हम उधर यूज की करंट बदलेगा क्यों, अभी तो करंट कांस्टेंट और बिल्कुल कांस्टेंट, जैसा ये बना है उस हिसाब से सभी करंट कांस्टेंट, जैसा ये बना है उसके हिसाब से करंट कांस्टेंट, ठीक। लेकिन सिग्नल्स कांस्टेंट नहीं होते, कांस्टेंट करंट सिग्नल नहीं है, जब चीजें फ्लक्चुएट करेंगी उसे हम सिग्नल कहते हैं। आ गया समझ? तो फ्लक्चुएट करेंगे मतलब चेंज आएगा, और करंट में चेंज तब आएगा जब यहां कुछ हम चेंज करेंगे। तो दरअसल हम क्या करते हैं कि इस पे वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। अगर हम इस पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, तो अल्टरनेटिंग सोर्स अगर इस पे ओवरलैप करे, तो मैं इसको लिख रहा हूं V, तो यहां पे करंट बदलेगा, समझिए। तो इस हिस्से में करंट बदलेगा यहां वोल्टेज बदलने की वजह से, और अगर इसका करंट बदलेगा तो यहां भी बदलेगा, ठीक है। और तो डेल्टा V इन इज इक्वल टू R1 इंटू डेल्टा IE, और डेल्टा V आउट हम इस पे आउटपुट लेंगे, और डेल्टा V आउट R2 इंटू डेल्टा IC, और यहां से वोल्टेज गेन इज इक्वल टू डेल्टा V आउट अपॉन डेल्टा V इन इंटू R2, सॉरी ये, और ये क्या बना, डेल्टा IC डेल्टा IE इंटू R आउट बाय R इन, और ये हमारा दिस पार्ट इज कॉल्ड करंट गेन, दिस पार्ट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस गेन। ये करंट गेन है, ये रेजिस्टेंस गेन। करंट में कितना गेन हुआ, और ये देखिएगा IE का 95% के करीबन ये वाला इसका 95% के करीबन है, तो 0.95, लेकिन ये टर्म काफी बड़ा है, जिस वजह से प्रोडक्ट काफी बड़ा है। तो ये हमारा कॉमन बेस सर्किट है। तो इस तरह हम एम्प्लीफिकेशन, तो ध्यान दीजिए कॉमन बेस में सिर्फ आप कितना ध्यान रखिए, इस वाले में इनपुट एमिटर पे, आउटपुट कनेक्टर पे, बेस हमारा कम, ऑब्वियसली कम होगा, जीने से ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा, फायदा क्या होगा।
उसमें एक अल्फा इज इक्वल टू आई बी बाय आई या डेल्टा आई बी बाय डेल्टा आई। इसे हम करंट आई सी, इसे हम करंट गेन करेंगे इन कॉमन बेस। और ये ट्रांजिस्टर की अपनी दूसरी प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं अल्फा इंटू रेजिस्टेंस। तो अप्रोच समझिए, अप्रोच ये आई ई दो हिस्सों में टूट रहा है, आई बी और आई सी, और आई का सम इन दो के बराबर है और इसका चेंज इन दोनों के चेंज के बराबर। इसको बदलूंगा तो ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, और रफली जो चेंज इसमें आएगा उसका 95% चेंज इसमें आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस उस तरफ ज्यादा है तो वोल्टेज में गेन। ठीक, लेकिन प्रैक्टिकली ये यूज नहीं होता, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर यूज नहीं होता। अभी समझ में आ जाएगा ऐसा। देखिएगा कॉमन बेस में अच्छे से समझिए, इनपुट इमीटर पे, आउटपुट कलेक्टर पे। तो करंट गेन क्या आएगा? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई टी, यह है। अब सोचिएगा कॉमन इमीटर, इसमें हम रखते हैं इनपुट बेस पे, आउटपुट रखते हैं कलेक्टर पे। अब जब देखें करंट गेन क्या, डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी, और तीसरा आता है कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर में इनपुट हम रखते इमीटर पे, आउटपुट रखते बेस पे। तो करंट गेन डेल्टा आई बी बाय डेल्टा आई। अब जब देखिए करंट गेन सबसे ज्यादा किसमें? कॉमन इमीटर। सोचो ये 95% बाय 100%, ये 5% अपॉन 100%, और ये 95% अपॉन, और ये ऑब्वियसली 95 से 99 और ये 1 से 5। तो करंट गेन सबसे ज्यादा कॉमन इमीटर का होता है। रेजिस्टेंस गेन तो नहीं, करंट गेन भी मिल जाए तो अच्छा है। उसी ट्रांजिस्टर को जब इस तरह यूज करने पे काफी ज्यादा गेन मिल रहा है तो बाकी दो यूज करना भी नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि करंट गेन ही इसमें कम है। और ध्यान दीजिए हमारी मर्जी नहीं चलती इनपुट किस पे लेना है, आउटपुट किस पे लेना है। जहां तक हम कोशिश करेंगे इनपुट इमीटर पे हो, आउटपुट कलेक्टर पे। तो देखिए इसमें इनपुट इमीटर, आउटपुट कलेक्टर, लेकिन इमीटर पे तो हम इनपुट हो नहीं सकता, तो आउटपुट को हम कलेक्टर पे रख सकते हैं, आउटपुट कलेक्टर पे, इनपुट बेस पे। और यहां पे इस बार इमीटर फ्री है तो इमीटर पे इनपुट और आउटपुट बचेंगे। ठीक, तो सिलेबस में हमारा सिर्फ यही है क्योंकि यही यूज होता है। मतलब ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जो काम करते हैं, जो सुधारते हैं, उनको ये पता भी नहीं होता कि इसको बाकी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। मतलब उनको ये भी नहीं पता होता कि कॉमन इमीटर के अलावा बाकी भी कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बाकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ही यूज नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम ये वाला कॉमन रखने के लिए बाकी भी कॉमन रख सकते हैं, बस एम्प्लीफिकेशन काम होता है। मतलब उनको ये पता ही ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो मेन हम वही वाला पढ़ेंगे तीसरा। हाँ, 1 मिनट। और इसमें ये तो यूज ही नहीं होता, और इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको बीटा। कॉमन बेस में जो गेन आया उसे अल्फा कहते हैं, और कॉमन इमीटर में जो गेन आया उसे बीटा कहते हैं। और एक ही ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा बीटा दोनों है। तो वो करने से पहले मैं रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा है आई सी बाय आई ई, बीटा है आई सी बाय आई बी, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो आई ई बाय आई सी माइनस आई बी बाय आई सी।
अब ठीक है, आई ई माइनस आई बी बाय आई सी, और ये कितना बना आई सी बाय आई सी। अल्फा और बीटा का सिग्निफिकेंस समझिए। हाँ, हम इनकी जगह डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, बिना डेल्टा के भी लिख सकते हैं, हमारी रेशियो भी सेम होता है तो डेल्टा का रेशियो भी सेम। अब इसमें देखिएगा, अगर हम इसमें जैसे मान लीजिए दे रखा है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं जनरली, अल्फा की वैल्यू 0.95, ठीक, एंड आई बी इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर, पॉइंट बीटा आई सी आई, ठीक। तो इससे हम कैसे निकालेंगे, अल्फा दे रखा है तो सॉल्यूशन होगा, अल्फा क्या होता है आई सी बाय आई ई, इसका मतलब आई ई अगर मैं एक्स मानूं तो आई सी 0.95 एक्स है और आई बी 0.05 एक्स, ये दिया है। अल्फा क्या है, इंटीजर के रिस्पेक्ट में कलेक्टर कितना है, तो ये 95% था, तो 95% उसके पास गया तो x का 95% इसका 5% है, और क्वेश्चन में आई भी दे रखा है तो 0.2 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 0.05 x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 बाय 0.05, 4 ही आ गई ना, 40 x ओके 0.2, तो x आ गया 4, तो समझ कर रहे हो, और x आ गया ये, तो आई ई कितना है x 4 मिली एम्पियर, आई सी 0.95 इंटू 4, और बीटा किन दो का रेशियो, आई सी और आई बी का रेशियो 0.95 बाय 0.05, 19। जनरली जेईई मेन में ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ये वाला समझिए। इसमें भी पॉसिबल कि दो करंट दे दिए जाए, अल्फा बीटा पूछा जाए, जैसे आई ई दे रखा होगा 2 मिली एम्पियर, आई सी दे रखा होगा 1.98 मिली एम्पियर, अब पूछा होगा अल्फा बीटा आई बी, तो आई बी कितना आ गया 0.02, और आई बी और आई सी इन दोनों का रेशियो हमारा बीटा है, तो बीटा आ गया इन दोनों का रेशियो 99, अल्फा किन दो का रेशियो इन दोनों का, अल्फा आई सी और आई ई, ये बन गया, तो कितना हो रहा है 1 मतलब 0.99, ठीक, और आई बी की वैल्यू कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें इमीटर को कॉमन रखना है, ठीक, तो इमीटर को कॉमन रखना है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको घुमा रहा हूं, इमीटर बेस कनेक्टर, सो दैट कॉमन रखना आसान होता है। देखिएगा, हालांकि हम ये वाला फिगर असली में नहीं बनाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखिए इसको मैंने रोटेट कर दिया 90 डिग्री। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूं P से और इस वाले को कनेक्ट करता हूं S से। इमीटर और बेस, इसको फॉरवर्ड बायस, इसको रिवर्स बायस, पक्का समझ गए? तो हाँ, इसको रिवर्स कैसे किया अभी समझ रहा है। रिवर्स करने का तरीका ये ग्राउंड है, ठीक, मान लीजिए 2 वोल्ट होता तो ये 0 हो गया, मान लो रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये कितना हो गया -2, और अगर ये -2 है n, तो P वाला और कम होना चाहिए, तो अगर मैं ये 3 वोल्ट की बैटरी ले लूं तो ये कितना हो जाएगा -3, तो P का वोल्टेज n के मुकाबले कम आ गया, यहां इसका वोल्टेज कितना था 0, P का वोल्टेज 0 था, n का वोल्टेज -2 था, तो ये फॉरवर्ड है, और इसका -2 इसका -3, तो ये वाला रिवर्स है। तो रिवर्स कैसे करते हैं, ये बड़ी बैटरी लेते उसके मुकाबले, मतलब ऐसा नहीं कि इसकी हर बैटरी के लिए रिवर्स हो ही जाएगी, ठीक। चलो
ये वाला नहीं बनाना है हम इसका, और हाँ इस बार मैं एनपीएन बना रहा हूं, इस बार मैं एनपीएन बना रहा हूं, कंप्लीटली ऑप्शनल है आप पीएनपी एनपीएन, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। एनपीएन और पीएनपी को एरो जरूर देखेंगे, आपने सही बनाया, सिर्फ एरो का अंतर है, बाकी सब चीजें सेम ऐसा है। हाँ देखिए, तो हम बना रहे हैं एनपीएन, तो देखिएगा ये एनपीएन और ये हमारा इमीटर है, ये हमारा इमीटर फॉरवर्ड बैक से ऐसा कनेक्ट है, और हमें इसको पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, कर दिया, और यहां इसको और इस वाले पार्ट को हमें पी एन पी, एन को पी को पॉजिटिव एन को नेगेटिव, यहां एन को पॉजिटिव, पी अपने आप हम नेगेटिव कर लेंगे इसकी रिस्पेक्ट में, वो बैटरी की वैल्यू बदल गई। ठीक, अब इसका नाम क्या है, ये आई ई है, यहां से कितना आएगा अंदर आई बी, यहां से अंदर आएगा आई सी, ये भी आया पहले, यहां से बाहर निकला तो 2 से अंदर आया, इसको नाम क्या दो, वी बी बी, इमीटर कॉमन, तो ये वी बी और इसका नाम वी सी। ध्यान दें वी बी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि रेजिस्टेंस दरअसल कुछ ना कुछ इधर होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस ये R2, और ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस है वी बी, समझ गए, और ये जो डिफरेंस है वो क्या है वी सी। ध्यान दीजिए वी बी क्या है, ड्रॉप अक्रॉस बेस इमीटर, और वी सी क्या है, ड्रॉप अक्रॉस इमीटर कनेक्ट। ठीक, और इसमें इनपुट हम यहां लेंगे, आउटपुट उधर आएगा, इनपुट हम यहां लेंगे, तो इनपुट अगर हमने यहां लिया, ये इनपुट है, तो आउटपुट यहां आएगा, ये आउटपुट है, और बेहतर है मैं एम्पलीफाइड आउटपुट बनाऊं, ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी है बनाना आपको ये, ठीक, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर पूछा है तो आपको ये और वो बनाने की जरूरत नहीं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पूछा है तो सिर्फ ये जो बना देना, हाँ इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मैंने आउट ऑफ फेज बनाया, कैसे बना तो पता नहीं होता किसी को कि फेज है कि आउट ऑफ फेज, समझिए ना, इसमें आउट ऑफ फेज आते हैं सिग्नल, लेकिन उस सिलेबस में है नहीं तो चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, तो ये ऐसा है, यहां पे हमने आउटपुट बनाया, ये आउटपुट तभी बनाइए जब एक एम्पलीफायर कहीं लिखा है, एम्पलीफायर, देन इसके अंदर ये लगा है, अगर एम्पलीफायर वाला पूछा है तो ये बना दीजिए, मतलब बाकी जो हम लिखेंगे एज इट इज अंग्रेजी लिखेंगे। अंग्रेजी की शुरुआत क्या होगी कि यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, और डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, और करेंट गेन इक्वल टू बीटा इक्वल टू डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी, ये करेंट गेन, समझ गए। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन आएगा करेंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, और करेंट गेन क्या है बीटा, रेजिस्टेंस गेन क्या है R2 बाय R या R आउट बाय R। पावर गेन अगर पूछा होता, पावर गेन इज इक्वल टू करेंट गेन का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन, तो बीटा इनटू R स्क्वायर R आउट बाय R, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमेशा काम करता है, ये कॉन्फ़िगरेशन तभी काम करेगा जब ये बैटरी स्ट्रॉन्ग इनफ होगी कि इसको रिवर्स बायस कर सके।
ये फॉरवर्ड में ही होना चाहिए और रिवर्स में ही होना चाहिए, तभी काम करेगा, तभी हम ट्रांजिस्टर की एक्टिव स्टेट कहते हैं। यहां तक सब समझ आ गया? याद कर लो। अब कभी कभी इसमें आपको ऐसे दिखेगा डीसी करंट गेन, डीसी करंट गेन, और डीसी करंट गेन लिखा है तो ये सिंपली आईसी बाय आई, और एसी करंट गेन डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आई। समझ गए? मतलब जब डीसी हो तो डेल्टा मत लगाना, एसी है तो डेल्टा लगाना। अब देखिएगा, अब इसमें हमें दो चीजें समझनी है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, शांत हो जाओ, और आउटपुट, ये जरूर आता है क्वेश्चन, और ये समझने में नहीं आता क्या है तो हमें याद रखना। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट वोल्टेज के साथ इनपुट करंट कैसे वेरी करता है। इनपुट करंट क्या है? आईवी। शांत रहिए, वही ऐसा है। ये ग्राफ समझ आया? डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है, क्योंकि आप सोचिए अगर यही फॉरवर्ड बायस नहीं तो जब यही करंट नहीं देगा तो वहां चला कहां से जाएगा? जब इमीटर करंट ही जीरो है तो जीरो का 90% और जीरो का 5%, सब जीरो। तो ओवरऑल समझिएगा, अगर यहीं पे करंट नहीं, इसी सर्किट में अगर करंट नहीं है तो कहीं करंट नहीं है। और ये क्या है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। इनपुट करंट आईवी, इनपुट वोल्टेज बेस एमीटर, और ये दरअसल नी वोल्टेज है 0.6 वोल्ट के आसपास। समझ गए? तो सिलिकॉन का नी वोल्टेज 0.6 होता है। जब तक कि आप नी वोल्टेज को क्रॉस नहीं कर जाते, डिप्लीशन लेयर खत्म नहीं होगी, ये प्रॉपर फॉरवर्ड बायस होगा। आया समझ? तो रियलिटी ये है कि ये ग्राफ ऐसा है। क्या है समझ? लेकिन ये आई का ग्राफ, ये आई था, और इसका काफी कम परसेंटेज आईवी, तो इसको और छोटा करो तो वो ग्राफ लगभग ऐसा हो जाएगा। तो ओवरऑल समझ में आ गया? तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है, इसमें अंग्रेजी लिखने की जरूरत है नहीं, कीपिंग कांस्टेंट, ठीक, और हाँ बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, जीसीसी कांस्टेंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, हाँ इसमें इनपुट रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा? डायनेमिक एसी इनपुट रेजिस्टेंस क्या आएगा? डेल्टा वी बीई बाय डेल्टा आई बी। आया समझ? इसका 1/, स्लो, और अगर स्लो भी लिखोगे तो कंडक्टेंस आएगी। चलो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा और ट्रिकी है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आउटपुट क्या? डीसी, डीसी का के साथ आईसी का ग्राफ, और ये ग्राफ ऐसा बना, आईवी कांस्टेंट, मान लेते हैं ये 2 माइक्रोएम्पियर, 10 मिनट। ग्राफ ये बना, मतलब ग्राफ थोड़ा अजीब सा है। अजीब सा कैसा? यहां से यहां तक आईसी बढ़ रहा है, फिर उसके बाद आईसी कांस्टेंट हो। और ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे समझिए, आईवी अगर कांस्टेंट है और अल्फा और बीटा ट्रांजिस्टर के फंक्शन, अल्फा और बीटा ट्रांजिस्टर के फंक्शन है, तो आईवी कांस्टेंट है तो आईसी भी कांस्टेंट निकलना चाहिए। आईसी और आईवी का रेशियो की तो बीटा है, तो दरअसल आईसी शुड बी इक्वल टू बीटा टाइम्स आईवी, और आईवी अगर कांस्टेंट रखा है तो आईसी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट है नहीं, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ही कांस्टेंट आया। और ध्यान दीजिए, अगर मैं आईवी की वैल्यू बड़ी ले लेता हूं, मान लो 20 मिली है माइक्रोएम्पियर, तो ये डबल किया, ये भी डबल हो गया। आईवी की वैल्यू 30 माइक्रोएम्पियर, आईवी ट्रिपल किया, आईसी की मैक्सिमम वैल्यू भी ट्रिपल हो गई, और ये सही भी था, आईसी इज प्रोपोर्शनल टू आईवी और बीटा टाइम्स। लेकिन ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ऐसा हो रहा है,
बता सकते हो ये कब, मतलब ये क्यों हुआ? जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, समझ गए? ये कब ट्रू है? जब रिवर्स बायसिंग चालू हो गई हो, जब वाकई में सेकंड पार्ट रिवर्स बायस हो गया हो। और सेकंड पार्ट रिवर्स बायस तब हुआ होगा जब, बिल्कुल हाँ, जब ये वाला पार्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप और इसके अक्रॉस ड्रॉप से ये बड़ा निकल गया होगा। ये दिलाया, मतलब ये पॉइंट क्या है? तो ये पॉइंट वो है, इसके बाद ये जो स्टेट आई है, ये जो पार्ट, ये हमारा एक्टिव स्टेट है। और ये सभी पॉइंट वो हैं, मतलब ये डॉटेड पॉइंट, जब BCE भी BE से बड़ा निकल गया, जब वाकई में सेकंड पार्ट रिवर्स बायस हो गया, समझ गए? उन्हें हम एक्टिव स्टेट कहते हैं। इसके बाद अब ट्रांजिस्टर की वर्किंग सही है। वर्किंग मतलब रेशियो का जो हम सोच रहे थे वही निकलेगा, करंट गेन जो हम कैलकुलेट कर रहे थे वो वही आएगा, वोल्टेज मतलब सही एम्पलीफायर की तरह इसी लेके काम करें। तो स्कूल में क्वेश्चन यही आता है कि ट्रांजिस्टर की वर्किंग बताना है और इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनपुट वोल्टेज, इनपुट करेंट। आउटपुट क्या है? आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट